आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा के साइड इफेक्ट। नेशनल हाईवे पर 6 किलोमीटर पार करने में 1 घंटे का समय, लोग परेशान। MIM की मान्यता रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। याचिकाकर्ता से कहा कि धार्मिक जातीय वोट मांगने वाली पार्टियों का व्यापक विषय उठाएं। बालासोर में छात्रा की मौत के बाद भड़के राहुल गांधी, कहा सिस्टम ने की है हत्या। कांवड़ रोड के ढाबों पर QR कोड का मामला, सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस। पटना में लापता बैंक मैनेजर का शव कुएं में मिला, पिता ने कहा हत्या हुई है। ईरान के रक्षा मंत्री बोले इजरायल पर भरोसा नहीं, हम कर रहे हैं जंग की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर इस वक्त भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मेरठ मुजफ्फरनगर प्रशासन ने हरिद्वार से मेरठ आने वाली साइड को पूरी तरह से बंद कर दिया है और ऐसे में हाईवे की एकमात्र खुली लेन से दोनों तरफ की गाड़ियां हरिद्वार से मेरठ की तरफ और मेरठ से हरिद्वार की तरफ जा रही हैं, जिससे हाईवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जाम की वजह से गाड़ियां रुक रुक कर रेंगते हुए चल रही हैं और सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जा रहा है। जाम में सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट 4 पहिया गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, बस भी हैं, 2 पहिया गाड़ियां भी हैं और तो और सरकारी अधिकारियों की नीली बत्तियां भी लगी हुई हैं। एक बस चालक ने कहा है कि 2 घंटे लग गए गाजियाबाद से मेरठ जाने में, अब यही हाल मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच बन जाएगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। 2 पहिया गाड़ी चालक भी जाम में परेशान है और घर पहुंचने में पहले जो समय 15 मिनट का लगता था वो अब 1 घंटे का लग रहा है, क्योंकि एक लेन पूरी तरह से बंद किया हुआ है। मेरठ के भागवतपुरम, दौराला और मोदीनगर के बीच जाम की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है और गाड़ियां सड़क पर जस की तस खड़ी हुई हैं। जहां मेरठ मुजफ्फरनगर प्रशासन ने 1 हफ्ते की नेशनल हाईवे की सड़क कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ब्लॉक की है, तो आम जनता इस आस्था के जाम में फंसी हुई और दिक्कतों का सामना कर रही है। फिलहाल सड़कों पर मेरठ ट्रैफिक पुलिस जाम खाली करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सिर्फ कांवड़ यात्रा के 3 दिन हुए और 21 जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में देखना होगा कि अगले 7 दिन जनता के लिए किस तरह परेशानी वाले रहते हैं। MIM की मान्यता रद्द करने वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को धार्मिक आधार पर गठित बताया था। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता धार्मिक या जातीय आधार पर वोट मांगने वाली पार्टियों के खिलाफ बात कर रखना चाहता है तो व्यापक याचिका दायर करे। MIM की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका शिवसेना नेता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जनवरी 2025 को इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा। सुनवाई की शुरुआत में ही बेंच ने कहा कि MIM का कहना है कि वो सभी पिछड़े और वंचित लोगों की बात करती है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि MIM धार्मिक आधार पर बनी पार्टी है, इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी कई ऐसी बातें कहती है जिसमें साफ तौर पर मजहब के नाम पर वोट मांगा जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि कई पार्टियां धर्म या जाति के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन अभी कानून में सिर्फ यही व्यवस्था है कि धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले प्रत्याशी के खिलाफ याचिका दाखिल हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में अपने आधिकारिक प्रवेश की घोषणा कर दी है। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया। टेस्ला के महाराष्ट्र से भारत में पहला कदम रखने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज
ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज है, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिजाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार हमेशा कानून और न्यायालय का सम्मान करता हुआ आया है। जो केस हुआ है उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि न्यायालय का सम्मान करते हुए राहुल गांधी आएंगे और कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट केवल इस केस को खारिज ही नहीं बल्कि ऐसे याचिकाकर्ताओं को दंडित करेगा ताकि न्यायालय का समय बर्बाद होने से बच सके। राहुल गांधी और उनका परिवार हमेशा न्यायालय का सम्मान करता है, कानून का सम्मान करता है। अब एक यहां पे जो केस लगा है, मैंने देख लिया उसे, मैं अधिवक्ता भी हूं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है ना, कुछ लोग अखबारों में छपने के लिए, चैनल पे दिखने के लिए आधारहीन याचिका डालते हैं। ये याचिका वैसी है। मैंने इसके एक एक कंटेंट, एक एक शब्द देख लिए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि न्यायालय का सम्मान करते हुए श्री राहुल गांधी आएंगे, कोर्ट में प्रस्तुत होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट सिर्फ इस केस को खारिज ही नहीं करेगी अगली तारीखों में, बल्कि ऐसे याचिकाओं कर्ताओं को दंडित भी करेगी जिससे न्यायालय का समय बर्बाद होने से बच सके। ओडिशा के बालासोर में एक कॉलेज की छात्रा ने सीनियर प्रोफेसर से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। फकीर मोहन कॉलेज की इस छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रा की मौत के बाद प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा सरकार को बुरी तरह से घेरा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सिस्टम ने उसकी हत्या की है। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसा है। प्रदेश में बोलना चाहिए, वहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह तक करने की कोशिश किया गया। एक एक दिन में 14 हत्याएं हुए, लूट हुआ, बलात्कार हुआ, जो अभी तो कोई जो चलता था रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड एंड ऑल दैट, किसी का पता ही नहीं है। राहुल गांधी जी को जब इन सब क्रम में उत्तर प्रदेश का भी नाम लेना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के आंकड़े लाख दबाने के बावजूद सच्चाई बयां कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का दम भरने वाली सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुटनों पर है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी के बयान पर कहा कि इससे साफ है कि उन्हें उसकी पराजय दिख रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिनके साथ उनका गठबंधन है, उनके यानी लालू यादव की सरकार में हुए अपराध और भ्रष्टाचार को लगता है कि राहुल गांधी भूल गए हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इससे साफ है कि उनको अपनी पराजय दिख रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिसके साथ उनका गठबंधन है तेजस्वी के साथ, उस समय के अपराध लालू यादव की सरकार में उसके भ्रष्टाचार को लगता वो भूल गए हैं। तो ये सवाल उठाने का मतलब है कि उनको बिहार में अपनी हार का कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के QR कोड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दायर याचिका पर यूपी सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है। इन QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम का पता चल सकता है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार के आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसे ही आदेश लागू करने से रोक दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ ये बताना होगा कि क्या खाना बेच रहे हैं, उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाद्य विक्रेताओं को केवल ये बताना होगा कि किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं। 22 जुलाई को पारित अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इन निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में खाद्य विक्रेताओं, ढाबा मालिकों, रेस्टोरेंट, खाद्य और सब्जी विक्रेताओं, फेरी वालों आदि सहित को ये प्रदर्शित करना आवश्यक हो सकता है कि वो कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने अपने प्रतिष्ठानों के मालिकों और कर्मचारियों का नाम पहचान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यूपी सरकार के नए आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और कार्यकर्ता आकार पटेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि इसका उद्देश्य वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल करना है जिसे कोर्ट ने रोक दिया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद छात्राओं के साथ घटनाएं बढ़ी हैं और कार्रवाई पहचान देखकर हो रही है, न कि कानून के मुताबिक। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां होती है वहां महिलाओं पर, बच्चों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है। जब से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अनेक केस यूनिवर्सिटीज में बच्चियों को प्रताड़ित करने के हुए हैं, आदिवासियों को प्रताड़ित करने के हुए हैं। अब ये एक नया केस बच्ची को प्रताड़ित करने का हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून सम्मत और कठोर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपी का चेहरा देख करके कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं और महिलाओं के प्रति जैसे अपराध बढ़ जाते हैं, स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण नारी जाति की विरोधी सरकार है। देखिए, हम संविधान को बनाने वाले लोग हैं, श्री राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, देश को बचाने वाले लोग हैं, संविधान को बचाने वाले लोग हैं। ये संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। झूठे केस राहुल गांधी जी के ऊपर डाले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कानून का सम्मान करते हुए जब भी उन्हें समन मिला है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। हम कानून की कोई भी काम को, चाहे जितना झूठा, जितना फेक केस हो, हम उसे कानून सम्मत तरीके से लड़ते हैं। और राहुल गांधी जी का आना स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी के मन में संविधान के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है, कितना प्रेम है और अदालतों के प्रति कितना विश्वास है। बिहार में जारी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बीच महागठबंधन में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने एक बयान देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। साहनी ने कहा कि बिहारी अपने वोट के मामले में गंभीर हैं। अगर 5 से 10 वोट हैं और आप उनका नाम काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पर लड़ाई होगी। वो आदमी बीएलओ के पास घर जाएगा, उसके साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, अनर्थ हो जाएगा। इसको देखते हुए चुनाव आयोग सही फैसला ले। हराने की साजिश आप ये कर रहे हैं? पूरा और यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा। और ये इसका जवाबदेही जो है ना वो चुनाव आयोग और भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। आप अभी मान लीजिए कि कोई बीएलओ के पास पेपर जमा हो रहा है, आप मना भी नहीं कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, वो जमा इजीली आप पेपर ले रहे हैं और कल जाके उसका नाम अगर छांट दीजिएगा, वो आदमी बीएलओ के घर पे चला जाएगा, बीएलओ के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, उनसे लड़ेंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ, लोगों का राइट के साथ खेला हुआ, तो फिर यहाँ पे दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है और कोई भी जाति धर्म के लोग करेगा और वो गंभीर होता है अपना वोट के लिए। हम यहाँ पे देखे कई इलेक्शन हमने देखा है कि यहाँ पे कैंप लगता है, अलग अलग गुट बन जाता है, अपने अपने गुट के लिए, अपने अपने समर्थक के लिए, अपने अपने पार्टी के चाहने वाले लोग के लिए वोट गिराने के लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहता है, उतावला रहता है। उस जगह पे अगर मान लीजिए किसी भी पक्ष का आदमी हो तो उसका अगर वोट कट जाए और किसी को वोट देना चाहता हो, वहां पे उनको वोट देने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ 2-4 आदमी का नाम मिसप्लेस हो जाता तो बूथ पे हंगामा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर मान लीजिए दर्जनों 150 की संख्या में किसी का नाम नहीं है और वो वहां पे वोटर लिस्ट पे, तो वहां पे बहुत बड़ा लड़ाई का जगह हो जाएगा और ये पूरे बिहार में होगा। तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग सही निर्णय ले, राज्य का हित में निर्णय ले, बिहार के जनता के हित में निर्णय ले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हित में निर्णय ना ले।
बालासोर मामले को देखते हुए आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि एक बात साफ है कि अपनी बेटियों और बहनों से कह दे कि ये देश आपको सुरक्षा देने में नाकामयाब रहा है। कोई भी राज्य हो या सूबा हो, मुझे लगता है कि निर्भया मामले के बाद इस देश की चेतना में कुछ ऐसा होगा जिससे हम नए सिरे से चीज़ों को परिभाषित करेंगे। सरकारों में नागरिक समाज में एक प्रतिबद्धता होगी। उस परीक्षा को क्षण क्षण हमने खत्म होते देखा है। मुजफ्फरपुर हो या बंगाल हो, ओडिशा हो या यूपी, हर जगह जहां आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा टांग रखा है, वहां पर एक नारा लटका देना चाहिए कि बेटियां माफ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पा रहे हैं। एक बात स्पष्ट अपनी बच्चियों से कह दें, बहनों से कह दें, ये देश आपको सुरक्षा देने में नाकामयाब रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई भी सूबा हो, मैं सूबा नहीं देखूंगा, लेकिन मुझको लगता है कि निर्भया वाले कांड के बाद, उस दुर्घटना के बाद, मुझे लगा था कि इस देश की चेतना में कुछ ऐसा होगा जिससे हम नए सिरे से चीजों को परिभाषित करेंगे। एक प्रतिबद्धता होगी सरकारों में, नागरिक समाज में। उस प्रतिबद्धता को क्षण क्षण हमने खत्म होते देखा। मुजफ्फरपुर हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, यूपी हो, मैं तो कहूंगा कि हर जगह जहां आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन टांगे हुए है ना, वहां टांग दें एक नया स्लोगन, बेटियां माफ करना, हम तो। पटना में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लापता ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का शव घंटों बाद आज मिल गया है। शव बेऊर इलाके के हसनपुरा गांव में एक कुएं से मिला है, जहां कुएं में स्कूटी भी मिली है। ये हत्या है या आत्महत्या, इसके शक पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शव बाहर निकाला गया। मृतक के पिता का कहना है कि ये हत्या है। वीडियो में दिखा है 10:10 पे ये वहाँ से निकलते हुए 10:24 के करीब इनको देखा गया है। बिगरापुर बीच में इनको कंटिन्यूसली देखा गया है। ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं और अकेले स्कूटी चलाते हुए बाईपास रोड होते हुए बिगरापुर बाईपास 10:24 के करीब देखा गया है। उसके बाद रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के सीसीटीवी में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। सो प्रथम दृष्टया जो ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट, बट पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। कल दिन भर यहाँ पे आकर के पूरे एरिया को छाना गया था। इनका चप्पल और रुमाल भी यहाँ से कुछ दूर खेत में मिला है, जहाँ पे देखने से लग रहा है कि बाइक नीचे गई है, फिर पीछे आई है, चप्पल वहाँ छूटा है और फिर आए हैं। ये पगडंडी भी टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोग हर एंगल से जांच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या ये सुसाइड का मामला है या कोई फाउल प्ले है। तो हर एंगल से टेक्निकल और अन्य जो है तकनीकी अनुसंधान प्रथम दृष्टिया जो है जिस तरीके से इनका लास्ट लोकेशन जहाँ का मिला है वहीं पे इनका बॉडी मिला है। स्कूटी खुद चला करके आगे पीछे किसी के होने का वीडियो में कोई इनके आगे पीछे कोई फॉलो करते हुए नहीं दिखा है। ये अकेले खुद से स्कूटी चला करके आ रहे हैं और लास्ट जब तक बात हुआ है ये बस यही बोल रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम दरवाजा खोलो या फिर आकर के बचाओ। किस इलाके का मिला है? यही पास में, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर का भी सीसीटीवी फुटेज है, बिगरापुर का भी सीसीटीवी फुटेज है और जहाँ से ये निकल रहे हैं वहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज है। हम लोग बिल्कुल हर बताएं आपको कि अभी हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं बिना जांच करके। तो इससे रिलेटेड जो भी एंगल है वहाँ पे टेक्निकल और आगे भी जो है इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहाँ का पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज, इनका लास्ट नोन लोकेशन, एफएसएल की टीम आई है, डॉग स्क्वाड भी आई है। तो हम लोग हर एंगल से जांच कर रहे हैं। अगर इसमें कोई फाउल प्ले होगा तो वो भी बहुत जल्दी सामने आएगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो जेल में जाएगा। किस परिस्थिति में कुएं में है? यहाँ पे देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये मुंह के बल जो है और स्कूटी के साथ जो है कुएं में गिरे हैं। ठीक है, अभी किसी चीज़ की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई अफवाह जो है वो नहीं फैलाइए और पुष्टि होने दीजिए। पुष्टि होते जो भी आएगा हम लोग बीच बीच में आप लोग को बुला करके सारी डिटेल्स देते रहेंगे। अफवाह की बात नहीं है, परिजन ये कह रहे हैं कि ये मर्डर का केस है। ठीक है, हर एंगल से परिजन के पास जो साक्ष्य हम आपको बताएं, जो साक्ष्य हमारे पास है वो बताएं। इनका चप्पल और रुमाल जो है लगभग यहाँ से 100 मीटर पीछे है, रोड के पास ही जो है वहाँ पे मिला है। तो आप निश्चिंत रहिए, जिसमें जो भी आगे जांच में आता है, अगर आप लोग के पास भी कुछ अगर ये है तो फॉरवर्ड कीजिए। हमारे पास जो है अभी तक के जांच में इनको पूरे रास्ते अकेले आते देखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को व्यापार के जरिए रोककर संभावित परमाणु युद्ध टाल दिया था। ट्रंप ने यह बयान सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक के दौरान दिया।
ट्रम्प ने कहा है कि हमने कई युद्धों के बीच समाधान निकालने की सफलता पाई है। आपके पास भारत और पाकिस्तान का उदाहरण है जो इस दिशा में बढ़ रहे थे जहां अगले एक हफ्ते में परमाणु युद्ध हो सकता था, लेकिन हमने व्यापार का इस्तेमाल करके हालात संभाले। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने साफ कहा था कि जब तक आप यानी भारत और पाकिस्तान आपसे विवाद नहीं सुलझा लेते तब तक अमेरिका व्यापार पर बात नहीं करेगा। इसके बाद ही स्थिति शांत हुई। ये पहला मौका नहीं जब ट्रम्प ने यह दावा किया है। 10 मई को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता से पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। तब से लेकर अब तक उन्होंने दर्जनों बार यही बयान दोहराया है कि उन्होंने भारत पाक तनाव को खत्म कराने में निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि भारत सरकार पहले ही ट्रम्प के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इस संघर्ष विराम की सहमति दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत के बाद बनी थी, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। भले ही ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग नहीं रुकी है। आज भी दोनों देश एक दूसरे खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं। कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि ये जंग खत्म नहीं हुई है बल्कि एक बड़ी जंग की तैयारी करने के लिए रुकी हुई है। इस टिप्पणी की ईरान के रक्षा मंत्री ने अपने हालिया बयान से पुष्टि कर दी है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस्लामी गणराज्य को इजराइल के साथ मौजूदा युद्ध विराम पर भरोसा नहीं है और उसने नए सिरे से युद्ध की आशंका में कई सैन्य परिदृश्य तैयार कर लिए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक नसीरजादे ने तुर्की के रक्षा मंत्री से फोन पर कहा कि ईरान युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करता, इसलिए हमने किसी भी नए दुस्साहस के लिए कई परिदृश्यों की आशंका जताई है। रक्षा मंत्री ने तुर्की के समकक्ष से ये भी कहा कि क्षेत्र में युद्ध और असुरक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं जिससे दुश्मन को खेद होगा। उन्होंने हमलों के समय भी आलोचना करते हुए कहा था कि ईरान पर हमला वार्ता के दौरान हुआ। हमने दुनिया को साबित कर दिया कि हम बातचीत और समझौते के विरोधी नहीं हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर अचानक हवाई हमले किए थे और 12 दिनों तक चले संघर्ष के शुरुआती चरण में कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इजरायली हवाई हमलों में सैकड़ों ईरानी नागरिक मारे गए। ईरान के जवाबी हमले में भी इजरायलियों की मौत हुई और कई इमारतें और सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। इजरायली हमलों के बाद 15 जून को मस्कत में होने वाली ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई थी। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।